यूनिवर्सिटी की व्यवस्था थी वो कह रही थी कि एक ही समुदाय का नॉलेज पे कंट्रोल रहेगा, पढ़ेगा भी वही, पढ़ाएगा भी वही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान ने कहा नथिंग डूइंग, अब कोई ऋतु से यूजीसी की चेयरमैन भी बनेगी, गेट लॉस्ट। जमीनों के ऊपर केवल एक ही जाति के लोगों का कब्जा था, संविधान ने और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा गेट लॉस्ट। अभी जमीनों का आवंटन होगा, एक एक जिलों में होगा, एक एक तहसील में होगा, और उसके कारण हजारों लाखों एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। वैश्य समाज का ही कब्जा रहेगा सारे बिजनेस के ऊपर। अब कोई प्रोफेसर रतनलाल या उनका चचेरा भाई भी पटना के दिल्ली के किसी मॉल में एडिडास का शोरूम भी कर सकता है। ये जो संविधान के कारण एक नई क्रांति शुरू हुई थी, उसके खिलाफ पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन के दौरान काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उसके खिलाफ की लड़ाई में हम लोग यहां बैठे हैं। इनको इसलिए निकाला जा रहा है, ये बता रहे हैं कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। पेरियार ने कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, फुले ने क्या कहा और गोलवलकर ने क्या कहा। आज ये भारत की बेटी हमारे बीच में खड़ी है। दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियां, एथलीट बहनें महीनों तक बलात्कार की कंप्लेन को लेकर बैठी रही। बहुत से लोगों को ये ख्याल आया होगा कि इतना जबरदस्त मुद्दा महिलाएं कह रही कि बलात्कार हुआ, फिर भी मोदी की सरकार उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही है। उससे तो इलेक्टोरल लॉस हो सकता है, चुनावी राजनीति में नुकसान हो सकता है। मदारी को विश्व गुरु बनना है तो उसकी इमेज को भी धब्बा लग सकता है, फिर भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया क्यों। तो मैं भी पढ़ रहा था 1960 में गोलवलकर आरएसएस, मोदी और भाजपा के गुरु गुजरात आए थे, और 1960 में अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञान विभाग में उन्होंने एक लेक्चर लिया। रतनलाल जी इस लेक्चर में ऐसा कहा कि प्राणियों में क्रॉस ब्रीडिंग के संकर प्रयोग करने की आज लोगों में हिम्मत होती है, लेकिन इंसानों में से प्रयोग करने की हिम्मत नहीं। लेकिन किसी जमाने में आरएसएस के, भाजपा के, मोदी साहब के गुरु गोलवलकर के शब्द सुनिए, और ये डॉक्यूमेंट किया है, रिपोर्ट किया है 2 जनवरी 1961 के दिन ऑर्गेनाइजर ने। ये कहा है गोलवलकर जी ने कि किसी जमाने में हमारे पुरखों ने ऐसी परंपरा खड़ी की थी कि भारत की सभी जाति की विवाहित महिलाओं की पहली संतान नंबूद्री ब्राह्मण से करवाते थे, और तब तक उसे संतान प्राप्ति का अधिकार नहीं था। अब सोचिए, तो कहना ये चाहता हूं कि गुरु के ये संस्कार है तो चेले के क्या होंगे, ये समझ लीजिए। आज गुजरात से चलकर ये कहने के लिए आया है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, रेलवे स्टेशन पे मिलेगी। तो पढ़ रहा था बीच में, तो उसमें सवाल जवाब का फॉर्मेट है। इसमें लिखा है कि विवाहित महिला के ऊपर बलात्कार हो तो क्या करना चाहिए। जवाब आरएसएस के लेखक गृहस्थ जीवन में कैसे जिए इस किताब में, जिसको गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा, उसमें लिख रहे हैं कि यदि विवाहित महिला पे बलात्कार हो तो जहां तक संभव हो उसे, और पता चलने पर उसके पति दोनों को चुप रहना चाहिए। अब पता चल रहा है कि मणिपुर में एक ही चुप है। तो ये लड़ाई साथियों, इस प्रतिक्रांति के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इन लोगों ने देखा कि ये धरने को फंड कौन कर रहा है, रितु जी के गुजरात में जिग्नेश दलितों का जो आंदोलन कर रहा है उसमें चंदा कौन दे रहा है। तो पता चला कोई ओएनजीसी का एम्प्लॉई है, कोई आईओसी का एम्प्लॉई है, कोई बैंकर है, कोई एलआईसी का एजेंट है, कोई एलआईसी का कर्मचारी है, कोई पटवारी है, कोई कांस्टेबल है, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर है, कोई टीचर है। ये पूरा मिडिल क्लास कहां से तैयार हुआ उसका उन्होंने विश्लेषण किया है इन संघियों ने। तो पता चला कि ये सारे लोग बिहार के या गुजरात के किसी गांव के छोटी स्कूल में तैयार हुए। अब क्या हो रहा है प्रतिक्रांति के दौर में, महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 1 साल के भीतर 67,000 सरकारी स्कूल बंद करने वाले हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मतलब कि यदि दलित समाज का कोई एमपी, एमएलए, ओएनजीसी और आईएसी का कर्मचारी, कोई एडहोक का प्रोफेसर या परमानेंट प्रोफेसर, कोई आईएएस और आईपीएस यदि सरकारी स्कूल में जाकर तैयार हुआ है तो सरकारी स्कूल ही बंद कर दो और प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ाओ
कि कोई आदिवासी, डीएनटी और दलित मजदूर का बेटा या बेटी सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले ही ना पाए। राइट टू एजुकेशन, उसको केवल कागज पे रखो। स्कॉलरशिप मिलती है, थोड़ा बहुत भी टिक जाते ये लोग कैसे, तो पता चला स्कॉलरशिप इनको मिलती है। मोदी साहब की मेहरबानी से 4 साल तक 50 लाख से ज्यादा दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को ब्लॉक कर दिया। और फिर आप विश्वविद्यालय में आते हो तो रितु की तरह उसको टारगेट करो, रतनलाल की तरह उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करो। यानी कि ये पूरी एक प्रकार से जो 15-20 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं अम्बेडकरवादी साथियों से कि नए सिरे से मनुस्मृति को लागू करेंगे, नए सिरे से मनुस्मृति लागू हो चुकी है। और हम तमाम लोगों का एक ऐतिहासिक कर्तव्य है कि चाहे प्रोफेसर हो या विधायक हो, एक नहीं 17.5 बार आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, न्याय के लिए, समानता के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए। ये केवल व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट करने से या फेसबुक की वॉल पर कुछ लिखने से नहीं होगा। बहुत अलग दौर में हम लोग गुजर चुके हैं। ये लोग घर के अंदर घुसकर आने वाले दिनों में अम्बेडकरवादियों को टारगेट करेंगे। ये लोग फिजिकल वायलेंस भी कर सकते हैं। 25, 35, 40, 50 साल के दौरान इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने जो हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटे हैं, ये अग्निवीर की जो सेना खड़ी हो रही है, ऐसे नहीं है। यशवंत सिंधे नाम का एक आदमी नांदेड़ की, महाराष्ट्र की कोर्ट में एफिडेविट करता है। क्या कहता है एफिडेविट में? हम लोग बम बनाते थे, हिंदू बस्तियों में फेंकने के लिए बम बनाते थे और उस बम बनाने की प्रक्रिया में केमिकल ब्लास्ट होने के कारण हमारे आरएसएस और वीएचपी के लोग मारे गए। ये क्या चल रहा है आप सोचिए। सत्यपाल मलिक जो इतने दिनों से बोल रहे हैं कि 2024 के चुनाव के पहले ये लोग अपनी ही पार्टी के किसी नेता को मरवाना चाहते हैं, आतंकवादियों की घुसपैठ का मामला खड़ा करेंगे, पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग करके दुबई में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे युद्ध की बात को फैलाया जाए, एक वॉर मॉन्गरिंग खड़ा किया जाए। तो तमाम साथियों से एक गुजारिश है, इस प्रकार के एक भी रैली या धरने को मत छोड़िए। हर कीमत पर हमारे संविधान को बचाना है, हर कीमत पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना है। तो आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर रितु के समर्थन में आके खड़े रहे। रितु तो केवल माध्यम है, उसके कारण पूरे मुल्क में यह संदेश गया कि दलित समाज की बेटियां भी इस मुल्क में खड़ी हो चुकी है, जो सत्ता की गर्दन पकड़ेगी और सत्ता से सवाल पूछेगी, सत्ता की छाती के ऊपर चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेगी।